नमस्कार। मैं नीरज मोहन सावके, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर से। मैं इस कोर्स में आपका स्वागत करता हूँ जो कि मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स है, जो मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा। तो ये जो मेरे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं मैं आपके लिए, इससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो इस कोर्स में जो कंटेंट्स है वो मेनली 3 टॉपिक्स है: इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिसिटी में हम थोड़ा स्ट्रेस और स्ट्रेंथ के बारे में जाएंगे, हम यील्डिंग ऑफ मटेरियल्स तक पहुंचेंगे। उसके बाद हम प्लास्टिसिटी में डिसलोकेशंस और माइक्रोस्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स क्या होते हैं जो स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी को अफेक्ट करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। उसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म्स क्या है, और फिर मटेरियल फेल कैसे होते हैं, जो कि मोस्टली हम फ्रैक्चर ऑफ मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे, क्रीप के बारे में बात करेंगे और फटीग ऑफ मटेरियल्स के बारे में। सो ये जो कंटेंट है ये मोस्टली इन 4 टेक्स्ट बुक से बनाया गया है, जो कि मैकेनिकल मेटलर्जी जॉर्ज ई डीटर, ये एक फेमस बुक है जो मैकेनिकल मेटलर्जिस्ट पढ़ते हैं। उसके बाद मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स मेयर्स और चावला का एक जो बुक है, ये बहुत ही अच्छा बुक है जहाँ पे प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व किए गए हैं। फिर एक मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स बाय थॉमस एच कर्टनी, ये बुक कंसेप्चुअल ज़्यादा है। सो अगर कंसेप्ट्स कुछ समझ में आने हैं तो आप थॉमस एच कर्टनी को रेफ़र करिए। और मैकेनिकल ऑफ बिहेवियर ऑफ मटेरियल जो विलियम हॉसफोर्ड है, इसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, जो इस कोर्स कंटेंट जो है वो बहुत सारे लिटरेचर सोर्सेस से बनाया गया है, जो रेफरेंसेस ऑनलाइन अवेलेबल है या टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम जो मैंने अभी जो टेक्स्ट बुक्स आपको मेंशन किए, अगर ये सोर्सेस मैं इस स्लाइड्स के नीचे में मेंशन करूँगा, ये साइटेड है। और एक और इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि ये जो सारे जो एक्सटर्नल फिगर्स या इमेजेस जो मैंने लिए हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल और टीचिंग पर्पज़ के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे कोर्स के लिए। तो सबसे पहले हमारे कोर्स का नाम है मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। तो ये जो मटेरियल्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ये हम सारे इस्तेमाल करने वाले हैं स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस के लिए। तो स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस क्या होती है? तो ये कुछ पिक्चर्स मैंने लगाए हुए हैं यहाँ पे। जैसे ये पहला पिक्चर आप देखिएगा, ये पिक्चर है ब्लास्ट फर्नेस जी टाटा स्टील का। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे स्ट्रक्चर मेंबर्स, यानी एक लॉन्ग स्ट्रक्चर तैयार किया है जो स्टील मेंबर से बनाया हुआ है। ये आप दूसरा इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज है टरबाइन ब्लेड्स का। ये टरबाइन ब्लेड्स को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे काम करना है। तो ये टरबाइन ब्लेड्स बनते हैं सुपर अलॉयज से। थर्ड पिक्चर आप देखेंगे कि रॉकेट्स का है। तो ये रॉकेट नोजल्स है, इनको भी हाई टेम्परेचर पे काम करना है, इनको इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट भी करना है। चौथा पिक्चर आप देखेंगे कि ये ब्रिज है, और इस ब्रिज में जो केबल्स लगे हुए हैं, तो ये केबल्स को इस कंप्लीट सिविल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है। बाय द वे ये स्ट्रक्चरल जो केबल्स है, ये हमारे सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली से है। और ये जो पांचवा पिक्चर है, ये हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर का है। ये बॉडी है न्यूक्लियर रिएक्टर के बाहरी बॉडी का है। तो आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं उनमें टेम्परेचर्स 1000, 2000, 3000 तक जाते हैं, और यहाँ पे प्लाज्मा बनता है। तो आप जान सकते हैं कि इन मटेरियल्स को, उस प्लाज्मा को रखना है अपने पास, और ये उस कंडीशन में डिफ़ॉर्म ना हो। तो ये इम्पोर्टेंस है स्ट्रक्चरल मटेरियल्स का इन स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस में। तो ये इंट्रोडक्शन के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। इस कोर्स में हमने बात की है कि मटेरियल्स के बारे में। तो मटेरियल्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम इस कोर्स में इंजीनियरिंग जो एप्लीकेशंस हैं वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम उन्हीं मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे जो लोड बेयरिंग, यानी जो लोड को कैरी करते हैं, उन्हीं मटेरियल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो मटेरियल्स का इम्पोर्टेंस मैं बताना चाहता हूँ कि जो काल है, एजेस है, उनका भी नाम हमने मटेरियल्स पे रखा है। जैसे कि स्टोन एज,
ब्रॉन्ज एज, आयरन एज और सिलिकॉन एज। तो सिलिकॉन एज या सेमीकंडक्टर एज हम बात करते हैं, ये सारे एजेस या जो काल है हम ये मटेरियल्स के नाम पे ही बात करते हैं। तो जैसे ब्रॉन्ज हम बात करेंगे, तो ब्रॉन्ज एक अलॉय है कॉपर और टिन का। तो मटेरियल्स को हम क्लासीफाई करते हैं जनरली 4 टाइप्स में। तो पहला है मेटल्स, इसमें हम अलॉयज़ और इंटरमेटालिक्स को भी जोड़ेंगे। दूसरा है हमारा सिरेमिक्स, तीसरा हमारा पॉलीमर्स, और चौथा जो हम बात करेंगे कंपोजिट्स। तो कंपोजिट्स ये इन तीनों में से किसी एक का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मेटल्स सिरेमिक्स का, सिरेमिक्स पॉलीमर्स का, पॉलीमर्स मेटल्स का। तो कंपोजिट यानी एक मटेरियल है जो हम इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण मैंने किया है, ये वर्गीकरण बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है इन मटेरियल्स में, उनके वजह से किया है। जैसे मेटल्स में हम देखेंगे कि ये मेटालिक बॉन्ड्स रहते हैं, सिरेमिक्स में हम देखेंगे कि आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स रहते हैं, और पॉलीमर्स में हम देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड्स रहते हैं। ये जो तीनों बॉन्ड्स हैं, मेटालिक, आयोनिक और कोवेलेंट, इनको हम प्राइमरी बॉन्ड्स कहते हैं। एंड सेकेंडरी बॉन्ड्स जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स और वंडरवॉल बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं, ये इन मटेरियल्स को, जैसे मेटल्स में मेटालिक जो बॉन्डिंग है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ देती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ जैसे हम बात करेंगे इस क्लास में, तो स्टिफनेस और स्ट्रेंथ, जैसे हम देखेंगे कि मेटालिक बॉन्ड्स और आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स मेटल्स और सिरेमिक्स को हायर स्टिफनेस देते हैं, ज़्यादा स्टिफनेस देते हैं। जैसे पर अगर हम पॉलीमर्स की बात करेंगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और सेकेंडरी बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो थोड़े वीक होते हैं प्राइमरी बॉन्ड्स से। तो आप देखेंगे कि पॉलीमर्स का स्टिफनेस मेटल्स या सिरेमिक्स के तुलना में कम रहता है। और कंपोजिट्स में जो स्टिफनेस मिलेगा, हम इन दोनों का मिक्सचर करके हम कंपोजिट्स में स्टिफनेस प्राप्त कर सकते हैं। स्ट्रेंथ का भी वैसे ही है, जैसे मेटालिक बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये प्राइमरी बॉन्ड्स है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। तो हमें मेटल्स में स्ट्रेंथ इस तरह से मिलता है या इस रेंज में मिलता है। पॉलीमर्स में स्ट्रेंथ कम रहता है मेटल्स और सिरेमिक्स की तुलना में, और कंपोजिट्स में हम इन दोनों का मिक्सचर करके एक स्ट्रेंथ प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हमने मटेरियल्स की बारे में बात की है, तो हम इसके बिहेवियर के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कोर्स का नाम मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स है, तो हम पहले बिहेवियर क्या है ये जानते हैं। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा वेदर या वातावरण बदलता है, वैसे हम अपने में बदलाव लाते हैं। जैसे गर्म वेदर में हम थोड़ा लाइट कपड़े पहनते हैं, या ठंड में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो हमारा जो बिहेवियर है वो बाहरी वातावरण से जुड़ा हुआ है। तो किसी किसी को अगर ठंड ज़्यादा लगती है, तो वो एक व्यक्ति के रूप के अनुसार उसका बिहेवियर चेंज होता है। उसी तरह मटेरियल्स का बिहेवियर भी बाहरी वातावरण से अवलंबित रहता है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ये जो वातावरण का प्रभाव है मटेरियल पे, उसको हम मटेरियल के रिस्पॉन्स से जानते हैं। तो इस तरह से, जैसे हमने बताया कि हॉट और कोल्ड वेदर है, तो हमारा उसमें रिस्पॉन्स क्या है, प्रतिसाद क्या है। तो ये प्रतिसाद ही मटेरियल का बाहरी वातावरण से हम जानने की कोशिश करते हैं। इसको ही हम बिहेवियर कहते हैं। अभी इसको मैथमेटिकल भाषा में इस तरह से लिखा जाएगा, एक जो रिस्पॉन्स है मटेरियल का, ये बाहरी फील्ड या बाहरी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का क्या फंक्शन है। तो ये मेरा रिस्पॉन्स है और ये मेरा फंक्शन है एक्सटर्नल फील्ड से। तो इसको हम अगर एक्सपांड करते हैं टेलर एक्सपांशन से, तो हम ये देखेंगे कि ये जो रिस्पॉन्स है, मैं इसको लिख सकता हूँ आर नॉट, और ये मैंने इसको एक्सपांड किया है एज अ टेलर एक्सपांशन, जो आपने पढ़ा होगा 12वीं कक्षा वगैरह में। तो हम इसको इस फॉर्मूले से एक्सपांड करेंगे। अभी ये जो आर नॉट है, ये मेरा बिहेवियर है मटेरियल का। ये मेरा बिहेवियर है मटेरियल का जब कोई फील्ड ना हो, जो बाहर की कोई फील्ड ना हो, तब हम इसको कहेंगे, ये जो रिस्पॉन्स है उसको आर नॉट कहेंगे। तो ये आर नॉट कभी ज़ीरो हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। जैसे इस केस में लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे, तब ये आर नॉट
ज़ीरो होता है। जैसे हम कोई मटेरियल पे लोड लगाए तो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे, पर अगर लोड नहीं है तो वो उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होंगे और उस आर नॉट को हम ज़ीरो कहेंगे। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन यानी कुछ मटेरियल्स में मैग्नेटाइजेशन अगर फील्ड है नहीं है फिर भी उपलब्ध हो सकता है या रह सकता है, उस केस में ये जो आर नॉट है ये ज़ीरो नहीं रहेगा। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको हम लीनियर रिस्पांस थ्योरी कह सकते हैं। इसको लीनियर रिस्पांस थ्योरी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो हायर ऑर्डर्स है यहाँ पे हमने इनको निगलेक्ट कर दिया है और हमने ये ओनली फर्स्ट रिस्पांस और फर्स्ट ऑर्डर ही यहाँ पे रखा है। तो ये मेरा रिस्पांस है मटेरियल का। ये जो मेरा मटेरियल का रिस्पांस है जब फील्ड ज़ीरो होगी या कोई फील्ड नहीं होगी, इसको हम समझते हैं जैसे हम इस इक्वेशन को अगर इस तरह से लिखें, f इक्वल टू ज़ीरो जब रहेगा तब हमें मिलेगा r इज इक्वल टू आर नॉट। तो ये मेरा आर नॉट है, ये मेरा मटेरियल का रिस्पांस है जब मेरी फील्ड ज़ीरो है। और ये जो मेरा पहला टर्म है तो इसको हम कहेंगे कि जब मैं कोई फील्ड अप्लाई करता हूँ तो ये मेरा रिस्पांस है जब कोई फील्ड अप्लाई की जाती है। तो ये रिस्पांस, इसको भी हम थोड़ा समझते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेरा रिस्पांस में क्या चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन माय एक्सटर्नल फील्ड। तो ये बाहरी जो फील्ड चेंज हो रही है उसके वजह से मेरा रिस्पांस क्या चेंज आ रहा है, इसको हम इस टर्म में लिखते हैं। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू आर नॉट प्लस पी एफ। ये P नथिंग बट आपका चेंज इन रिस्पांस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्सटर्नल फील्ड। तो ये जो P है ये मेरी मटेरियल्स प्रॉपर्टी है। ये P मटेरियल्स प्रॉपर्टी है, यानी ये P हर मटेरियल के लिए अलग अलग है। तो अभी हमने एक चीज़ जान ली कि हमारा बिहेवियर क्या है मटेरियल का। अभी हम जानेंगे कि मैकेनिकल क्या है, ये वर्ड मैकेनिकल का मीनिंग क्या है। तो इसको हम जानेंगे। जब मैकेनिकल हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसका अर्थ होता है कि कोई फोर्सेस या कोई लोड मटेरियल पे अप्लाई हो रहा है और उस फोर्सेस या लोड में मटेरियल रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इसी को हम कहेंगे कि स्ट्रेसेस एक्सपीरियंस करते हैं जब मटेरियल, जब हम उसको डिफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम इसी इक्वेशन को फिर से इस्तेमाल करेंगे, R इज इक्वल टू आर नॉट प्लस पी एफ। ये P जो मैंने बताया ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। और इसको हम सिंपल भाषा में, अगर मैं इस इक्वेशन को एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ये हमने पढ़ा है, इसको हम कहते हैं हुक्स लॉ। अभी इस कोर्स के लिए हम ये जानेंगे कि स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन है डायमेंशनल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अभी के लिए इस कोर्स के लिए हम यही जानेंगे, पर ये थोड़ा इसका और डीपर मीनिंग है जो हम आगे जब इस कोर्स में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो हम इसको इस इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो ये जो इलास्टिक मॉडुलस है ये मेरे मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर आप देखेंगे कोई टेक्स्ट बुक को, तो ये इलास्टिक मॉडुलस को हम इस तरह से भी लिखते हैं, चेंज इन स्ट्रेस बाय चेंज इन स्ट्रेन। तो ये नथिंग बट ये हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई है। तो स्ट्रेसेस क्या क्या होते हैं, तो स्ट्रेसेस हम इस तरह से देखेंगे। स्ट्रेसेस को हम इस तरह से देखेंगे, स्ट्रेसेस हम टाइम के साथ कैसे बदल रहे हैं उस तरह से हम देखेंगे। तो ये जो स्ट्रेस है ये टाइम के साथ बदल नहीं रहा है, ये कंटिन्यूस एक ही स्ट्रेस है। इसको हम कहते हैं स्टैटिक स्ट्रेस, इसको हम स्टैटिक स्ट्रेस कहेंगे। दूसरा स्ट्रेस है जो एक शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम में सडन चेंज हो रहा है, इस स्ट्रेस में एक बढ़ रहा है और सडनली कम हो रहा है, इसको हम कहेंगे डायनामिक स्ट्रेस। तीसरा स्ट्रेस होता है जो टाइम के साथ घट रहा है, बढ़ रहा है, से घट रहा है, बढ़ रहा है और घट रहा है।
तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक स्ट्रेस। तो हम इस कोर्स में इन तीनों स्ट्रेसेस का क्या प्रभाव है मटेरियल पे और मटेरियल का क्या रिस्पॉन्स है, क्या बिहेवियर है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो और एक चीज़ होती है जो हम टेम्परेचर के साथ भी ये स्ट्रेस कैसे अफेक्ट करेगा मटेरियल के बिहेवियर पे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रेसेस हमने जाने हैं, स्टैटिक, डायनामिक और टाइम वेरिंग, और टेम्परेचर का क्या प्रभाव रहेगा इस स्ट्रेसेस पे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कोर्स में। तो थोड़ा हिस्ट्री में बताना चाहता हूँ। तो ये पिक्चर है रॉबर्ट हुक का, उन्होंने लिखा है उट टेंसियो सिक्विस। तो इसका मतलब है कि जैसा एक्सटेंशन है उसी तरह से हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने अभी हुक्स लॉ पढ़ा है, जैसे फिर से मैं लिखना चाहता हूँ। तो स्ट्रेस स्ट्रेन से प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो यही हुक्स ने बताया कि एक्सटेंशन और फोर्स में रिलेशन है। ये कुछ बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ये थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी के लिए जो समझना चाहते हैं अच्छे से, ये एक बहुत अच्छे रेफरेंसेस है। तो एक बुक है लव का और एक लैंडाउ का, इनको आप ज़रूर रेफ़र करिएगा अगर आप थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी अच्छे से समझना चाहते हैं। तो अब इस कोर्स में हम ये बात करेंगे कि मटेरियल्स के हिसाब से इस स्ट्रेस स्ट्रेन का क्या रिलेशन है। तो जब हम मटेरियल की प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं तब मटेरियल टेट्राहेड्रन की बात करते हैं। टेट्राहेड्रन यानी यहाँ पे 4 फेसेस है, और इन 4 फेसेस में, 4 वर्टाइसेस में 4 हम गुण लिखते हैं पदार्थ के, जैसे स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, प्रोसेसिंग और परफॉर्मेंस। और इनको हम चारों को समझते हैं कैरेक्टराइजेशन के थ्रू। तो इस कोर्स में ये जो कैरेक्टराइजेशन हम की बात कर रहे हैं, तो ये कैरेक्टराइजेशन होगा हमारा मैकेनिकल कैरेक्टराइजेशन, क्योंकि हम मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स को पढ़ रहे हैं। तो जैसे हम ये जान सकते हैं कि स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को गवर्न करेगा, प्रॉपर्टी प्रोसेसिंग पे अवलंबित रहेंगी, और ये तीनों मिला के हमारे परफॉर्मेंस, मटेरियल का जो परफॉर्मेंस है, इसको गवर्न करेंगे। तो अभी हमने हुक्स लॉ पढ़ा, तो उसमें लोड और एक्सटेंशन की बात आई, और स्ट्रेस और स्ट्रेन हमने हुक्स लॉ में पढ़ा है, जो मॉडर्न हुक्स लॉ है। तो पहले लोड और एक्सटेंशन समझते हैं। समझिए कि ये हमारा मेंबर है, यहाँ पे ये हिंज है, यानी इसको पकड़ के रखा है इस एंड पे, और इसको हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको नाम देते हैं P। तो ये जो फोर्स है इसको हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जब पकड़ के रखा है तो यहाँ पे रिएक्शन जो तैयार होगी तो इस डायरेक्शन में होगी, तो इसलिए हम इसको टेंसाइल फोर्स कहते हैं। उसी तरह से अगर हम ये मेंबर है यहाँ पे हिंज्ड हैं और हम फोर्स उल्टी दिशा में देते हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन तैयार होगी वो इस दिशा में तैयार होगी। तो अभी हम फोकस करते हैं इस मेंबर को जो हमने टेंसाइल लोड किया है। मान लेते हैं इसका लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शन A है। मान लो ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन हो सकता है ये, या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। और जब हम ये लोड अप्लाई करेंगे तब इसमें एक इलोंगेशन आएगा। ये जो इलोंगेशन है इसको हम मानते हैं डेल्टा L1। इलोंगेशन यानी इसकी लंबाई बढ़ेगी, जब हम खींचेंगे इसको इस फोर्स में तो ये इसकी लेंथ चेंज होगी और ये बढ़ के यहाँ पे आएगी, और जो चेंज है, ये जो चेंज है इसको हम कहते हैं डेल्टा L1। मान लो एक अनदर मेंबर है सेम लेंथ का, और हम उसको टेंसाइल फोर्स, सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, पर उसका क्रॉस सेक्शन थोड़ा बड़ा है। तो जब इसमें जो इलोंगेशन आएगी उसको मान लेते हैं डेल्टा L2। और लेट्स से तीसरा मेंबर है हमारे पास जिसकी लंबाई L है पर क्रॉस सेक्शन बड़ा है, और सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो इलोंगेशन आती है उसको मान लेते हैं डेल्टा L3। जब हम प्लॉट करेंगे लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो लोड तो हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पे हम पहले केस में देखेंगे कि हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, तब लेंथ इसमें ज़्यादा मिलेगी, इसमें जो इलोंगेशन है ज़्यादा मिलेगी। इसमें
इससे कम मिलेगी और इसमें A3 जो इस जिसका क्रॉस सेक्शन है उसमें इन दोनों से कम मिलेगी। तो हमें ये डेटा मिलेगा लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। तो A1 जिसमें है उसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा रहेगा, A2 जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट A1 से कम रहेगा और A3 में डिस्प्लेसमेंट A2 और A1 से कम रहेगा। तो हम ये लिख सकते हैं, जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे इलोंगेशन घटेगा। तो इसमें हम मटेरियल का बिहेवियर नहीं जान सकते। जब हमें मटेरियल का बिहेवियर जानना है तो हमें जैसे जैसे डायमेंशन चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमें लोड डिस्प्लेसमेंट हमेशा प्लॉट करना पड़ेगा। तो इसमें हम मटेरियल का बिहेवियर नहीं बता सकते। अगर हमारे पास A4 एरिया जो इन तीनों से भिन्न है वो अगर आता है तो हमें फिर से लोड डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन बताया है जो हम बात करेंगे, जिससे डायमेंशनलिटी नॉर्मलाइजेशन से। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं इस फोर्स को इसके एरिया से डिवाइड कर दूंगा, भाग दूंगा। जैसे क्योंकि मैंने जाना है जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे इलोंगेशन कम हो रहा है, तो मैं इस फोर्स को एरिया से भाग दूंगा तो मुझे क्वांटिटी मिलेगी, उसको मैं स्ट्रेस के नाम से जानूंगा, उसको मैं स्ट्रेस से डिफाइन करता हूँ। वैसे ही हम स्ट्रेन को डिफाइन करेंगे, जो चेंज इन लेंथ, यानी जो ये चेंज था लेंथ का, उसको हम इसके ओरिजिनल लेंथ से, जो पहली वाली जो लेंथ थी उससे अगर हम भाग करेंगे तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेन। तो मेरे पास दो टर्म हो गए, स्ट्रेस और स्ट्रेन। अभी मैं क्या करता हूँ, इन ये जो सेम डेटा है इसको मैं डायमेंशनलिटी नॉर्मलाइजेशन जब करूँगा, स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट करूँगा, तो मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन को प्लॉट करता हूँ। तब अगर मैं ये डेटा सारा देखूँगा तो ये सारा डेटा एक लाइन पे आएगा। तो ये जो एक लाइन पे आ रहा है तो ये मुझे मटेरियल का बिहेवियर बता रहा है। तो ये यानी मुझे अगर दूसरा सैंपल मिल जाए तो मैं बता पाऊँगा कि मुझे कितना स्ट्रेस चाहिए स्ट्रेन पाने के लिए, या कितना स्ट्रेन अगर मुझे अप्लाई करना है तो कितना स्ट्रेस चाहिए। तो ये एक ही प्लॉट से मैं बता पाऊँगा। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन जो बिहेवियर है इससे मैं मटेरियल का बिहेवियर बता पाऊँगा। तो हम पहले इसके यूनिट्स जान लेते हैं। जो हमने स्ट्रेस के बारे में बात की, तो हम जब बोलेंगे हम इसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस से लिखेंगे, और जब ई लिखेंगे तो इस कोर्स में हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे। तो हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस है अप्लाइड फोर्स अपॉन इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया, और इंजीनियरिंग स्ट्रेन है हमारा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इनके कुछ यूनिट्स हम देखेंगे। तो हम ये जो यूनिट्स यहाँ पे इस कोर्स में इस्तेमाल करेंगे वो सारे ऐसा यूनिट्स में हम फॉलो करेंगे। तो ऐसा यूनिट्स में लोड और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेस का यूनिट होगा हमारा न्यूटन अपॉन एरिया, तो यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बुक्स में आप देखेंगे कि ये न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है। तो और स्ट्रेन को हम लिखेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये मीटर अपॉन मीटर होगा। तो ये जो यूनिट होगा स्ट्रेन का वो डायमेंशनल लेस, तो इसको कोई यूनिट नहीं होगा स्ट्रेन का। तो स्ट्रेस को हम लिखेंगे 1/न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको 1 पास्कल भी कहते हैं, और 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को हम कहते हैं 1 मेगा पास्कल। तो ये कुछ कन्वर्शन यूनिट्स हैं जो हम देखेंगे। 1 kPa यानी 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10⁻³ पास्कल्स, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁶ पास्कल, और 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁹ पास्कल्स। तो ये कन्वर्शंस आपको पता होने चाहिए, ये टेक्स्ट बुक्स में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस का यूनिट होता है MPa, और इंजीनियरिंग स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है, ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। तो हमने हुक्स लॉ जब बात की, तो हम हुक्स लॉ के बारे में जब बात करते हैं तो हमने लिखा था स्ट्रेस इज इक्वल टू सम मटेरियल कांस्टेंट, हम इसको यंग्स मॉडुलस मानेंगे, और ये स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस का यूनिट होता है MPa, और स्ट्रेन का यूनिट डायमेंशनल लेस है। तो हमारे ये जो मटेरियल कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस हम जब बात करेंगे, इसका यूनिट क्या आना चाहिए, इसका यूनिट आना चाहिए MPa,
क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए, तो इसका यूनिट आना चाहिए MPa। पर यंग्स मॉडुलस का यूनिट हमेशा लिखते हैं GPa में, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो हमने GPa जाना है, ये 10⁹ पास्कल होता है। इसी से हम यहाँ पे रुकते हैं। बाकी हम टेंसाइल टेस्टिंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।